इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए सभी प्रकृति पुत्रों को प्रकृति प्रणाम करता हूँ। साथियों, दिन भर चली इस कॉन्फ्रेंस में अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। विश्नोई धर्म की संस्थापना से लेकर आज दिन तक की यात्रा का भी आपने वाचन किया होगा, स्मरण भी किया होगा। मेरा जन्म हिसार में हुआ और गुरु जम्बेश्वर की जो कर्म भूमि है, अभोर, फाजिलका, सीतो, गुन्नो और ये पूरा जो झुंझुनू का एरिया है, उसमें मेरी भी कर्म भूमि रही अनेक वर्षों तक कारोबार के सिलसिले में। और अभी वर्तमान में लगभग वहीं सेटल हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, बस मन वहीं रहता है। और मुझे पता नहीं, आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं कमीज पजामा देख रहा हूँ तो यहाँ समझ आ रही है कि बहुत सारे लोग वहीं से आए हुए हैं। उस एरिया में जाने के बाद आपका मन कहीं और लग नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का जो प्रतिबिंब वहां पर नजर आता है वो कहीं और नजर नहीं आता। अच्छा, तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस पूरे सेशन में जो जो भी बात रखी गई होंगी मेरे से पहले और मेरे सामने भी दीदी माँ ने जो बात रखी, कुछ यक्ष प्रश्न अपने झोले में डालकर जरूर ले जाएं कि हमारी भूमिका क्या रहने वाली है। सेमिनार होंगे, बहुत अच्छी पहल है, और एक ऐसे विषय पर सेमिनार कर देना जिससे हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियां पूर्व की विरासत और आने जो हम विरासत देने जा रहे हैं उसके विषय में चर्चा हो, तो निश्चित रूप से यक्ष प्रश्नों का समाज में जाना बहुत जरूरी है। पेपर छप जाए, स्कूल विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी निश्चित कर दी जाए कि नहीं यहाँ से ही सब कुछ चलेगा, नहीं चलेगा। जब हम समाज में सुबह उठते हैं, प्रोफेसर साहब सुबह उठ के पंच महाभूत को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति प्रणाम मैंने इसीलिए कहा है कि मैं यहाँ पर तो बैठकर अच्छी बात करूं, लेकिन अगले दिन नहाने के लिए और मेरे टॉयलेट में जो पॉट लगा हुआ है उसमें 12-13 लीटर पानी में एक ही बारी में उजाड़ दूं तो फिर मैं प्रकृति प्रणाम करने का हकदार भी नहीं रह जाता था। मैं एक छोटे से संस्मरण के साथ, गांधी जी इलाहाबाद में थे और हाथ धोने के लिए किसी ने लोटा पलट दिया हाथ में, तो गांधी जी ने हाथ पीछे खींच लिया एकदम। जवाहरलाल नेहरू जी कहने लगे कि बापू क्यों चिंता करते हो, आप गंगा नदी के किनारे पे हो, यहाँ पानी की कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पानी की कमी तो नहीं है, क्या सारी गंगा से मुझे ही हाथ धुलाओगे? लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी फिलॉसफी में बड़ा अंतर था। उन्होंने कहा नहीं, आप हाथ धोइए ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में रूपमल सेठ है जो 52 तोले पानी के साथ स्नान करते हैं, उनका स्मरण कीजिए, फिर मेरे हाथ धुलाइए। 52 तोले पानी के साथ गिन के स्नान करने वाले वो निश्चित रूप से अगर जाति से विश्नोई नहीं होंगे तो मन से विश्नोई जरूर रहे होंगे। ऐसे मनस्वियों को प्रणाम करता हूं। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं, पुराणों की बात अभी प्रोफेसर साहब कर रहे थे, तो पुराणों में भी जब जाते हैं तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो है प्रदूषण फैलाते थे, गंदगी की बात करते थे। मांस खाया, अस्थियां खाई। मांस खाया तो किसका खाया? तो पशु वध होगा तभी तो मांस खाना पड़ेगा। और फिर उसको बनाने के लिए पेड़ काटे, आग जलाई। हमारे यहाँ तो पेड़ों को काटने की जब बात होती है तो केवल हवन के लिए पेड़ काटे जाते हैं, और वो हवन भी तब होता है कि जब हम प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं। तो वो राक्षस लोग क्या करते थे? कूड़ा फैलाते थे। तो फिर एक दिन धरती माता ने गाय का अवतार लेके विष्णु भगवान से कहा कि अब सहन नहीं होता, अब मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और बर्दाश्त करने की बात आई तो उनका क्या था? रावण को सबसे बड़ा राक्षस माना जाता है और वहीं ब्राह्मण माना जाता है। तो रावण ने क्या किया था? वरुण देवता को अपने कब्जे में कर लिया, अग्नि देवता को अपने कब्जे में कर दिया, प्रकृति के चक्र को रोकने के लिए काल को अपने खूंटे से बांध लिया। तो सब करते करते जब बांध लिया तो रावण आसुरी हो गया, क्योंकि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर आज के युग में देखें तो हम क्या कर रहे हैं? ठंड नहीं लगनी चाहिए इसलिए हीटर चलाओ,
गर्मी नहीं लगनी चाहिए इसलिए एयर कंडीशन चलाओ जी। नदी का स्नान का जल करना है तो नदी पे जाने की जरूरत नहीं है, घर में मल्टी शावर लगवा लो, 3 तरफ से हमारे फ्लो आता रहे, चाहे पानी कितना ही बह जाए। दीदी वाटर प्योरीफायर की बात कर रही थी, 1 लीटर वाटर प्योरीफायर करने के लिए 16 लीटर पानी की वेस्टेज। आप उम्मीद कीजिए, आप राजस्थान के किसी शहर में जाके देखिए, जहां तपती दोपहर में एक व्यक्ति, दुकानदार है, सेठ है, किसान है, वो एक घड़ा पानी में लेकर और लोटा लेकर बैठा हुआ है। इसलिए लोटा लेकर नहीं बैठा कि उसे दान करना है, इसलिए लेकर बैठा है कि इस लोटे से पानी पीने वाला इस पानी को वेस्ट ना कर दे, ताकि दूसरा यात्री जो आ रहा है वो यहाँ पर पानी पी सके। ये छोटी छोटी बातें विश्नोई समाज में गुरु जम्भेश्वर जी की शिक्षाओं के, वो कैसे लोग थे मैं नहीं समझता कि आज के युग में हम जरूर है। अभी थोड़ी देर बाद मैं भी फोटो डालूंगा सोशल मीडिया पे, आज गुरु जम्भेश्वर की शिक्षाओं पर बहुत बड़ी वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता मेरे में प्रतिबिंबित हो या परिलक्षित हो, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में आए, इस बात की सबसे बड़ी वैल्यू है। यमुना नदी के किनारे रहता हूँ, मैंने दिल्ली को बनते और बिगड़ते देखा। आप कहेंगे दिल्ली बिगड़ी कब जी? 1970 से पहले 1972 में यहाँ एशिया 72, बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, एशिया 72 नामक एक एग्जीबिशन लगी थी, जिसको आज प्रगति मैदान कहते हैं। और वो जब एग्जीबिशन लगी तो ये एग्जीबिशन हॉल बनना था, तो बहुत सारे मजदूर उस समय बिहार से आए, और फिर जब बिहार से यहाँ पे मजदूरी 3 रुपए होती थी और बिहार में 1.5 रुपए मजदूरी हुआ करती थी, तो बिहार से बहुत सारी ट्रेन आई वहां से, और धीरे धीरे कंक्रीट का एक जंगल बसने लगा। दिल्ली जो बागों का शहर था, वो बागों से जो है उजाड़ का शहर हो गया, कंक्रीट का शहर हो गया। विकास मीनार उसी समय की बनी हुई एक बिल्डिंग है। और जैसे जैसे कंक्रीट बढ़ता गया, लेकिन हमने पेड़ नहीं लगाए। यमुना के पार्ट को भी हमने बीच में खा लिया। बहुत सारी कॉलोनीज, अभी जब मैं अनऑथराइज कॉलोनी पे पार्टी की ओर से काम कर रहा था, तो 1739 कॉलोनी में से 639 कॉलोनी जैसी है जो ओ जोन पर बनी हुई है। यानी कि यमुना के तीर पर लोगों ने कॉलोनियां बसा दी। खेत तो खाए खाए, जंगल तो खाए खाए, रिच भी खा गए, लेकिन यमुना को भी खा गए। फिर कहते हैं कि यमुना हमारी माँ है, यमुना हमारी जीवन दायिनी, ऐसी ऐसी बात हम करते हैं, लेकिन कहाँ हम कसूरवार थे? हमने एक भी पेड़ नहीं लगाया। मैं केवल दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और जगह तो स्थिति और खराब है। सदा बाहरी नदियां, जो बारामासी नदियां, नाले जो बोलते हैं हम, वो जब बहते थे वहां हमने रिजॉर्ट बना दिए। केदारनाथ की विभीषिका सबने देखी है, और पीछे मेरा एक लेख छपा था राष्ट्रीय सहारा में, प्रकृति का ऑरेंज अलर्ट, जो 2 साल पहले हिमाचल में प्रकृति ने कहर ढाया। वो ह्यूमन मेड था, किसी और ने नहीं बनाया था। भले मैं सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन सरकारों की भी गलतियां रही हैं उसमें। कितना डायनामाइट वहां पर लग रहा है सुरंगें बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, तो धीरे धीरे पहाड़ धसकेंगे, गिरेंगे। प्रकृति मात्र हरियाली पर निर्भर नहीं है। बचपन में हम कहानी पढ़ा करते थे, जो कहते थे चित्र बनाओ, प्रकृति का चित्र बनाओ, तो उसमें क्या होता था? सबसे पहले सूर्य दीदी पीछे दिखाया करते थे, प्रोफेसर साहब फिर एक पहाड़ दिखाते थे, उसमें से निकलती हुई एक नदी होती थी, दोनों तरफ पेड़ बनाते थे, ग्रीनरी करते थे, और फिर उस नदी में भी 5-6 मछलियां और एक मगरमच्छ को दिखाया करते थे। ये प्रकृति है, जिसकी बिश्नोई धर्म में गुरु जम्भेश्वर ने पूरी परिकल्पना आपके सामने रखी है कि 5 पेड़ों को भी बचाना है, 5 पक्षियों को, 5 जीवों को भी बचाना है। मैं अब और क्या, मेरे को जूती पहनने का बड़ा शौक था जी। अब वो मैंने कहा जूती दिखाओ, तो उसने कहा कि ये ऊंट के चमड़े से बनी हुई है, 12,000 रुपए की जूती है। मैं कहा बिल्कुल नहीं पहनूंगा जी। तो उसने छूटते ही पूछा, आप विश्नोई हो क्या जी? मैं कहा विश्नोई नहीं, मैं मानव हूँ और मैं इंसान हूँ, और इंसान एक दूसरे जानवर के बने हुए चमड़े की जूती को कैसे प्रेफर कर सकता है? मेरे को जर्नल जूती दिखाओ जिसमें थोड़ा सा पार्ट यूज हुआ हुआ। और सच्ची बात तो यह है कि जब उस दिन उस दुकान से मैं उठा, तो मैंने कहा कि अब मेरे को जूता भी सोच समझ के पहनना पड़ेगा, क्योंकि हर जूते के पीछे किसी जीव का चमड़ा लगा हुआ है। पर्यावरण की बात करते करते हम सूर्य को भूल गए, हम पहाड़ों को भूल गए, हम नदी को भूल गए। नदी के रूप में जो नाले बन गए, उसके पीछे भी हम सोचते हैं इसमें भी हमारे मकान का कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें आ जाए, थोड़ा सा छज्जा बढ़ा लिया। मकान बनाते समय हमने कभी नहीं सोचा
कि मेरे मकान में कभी चिड़िया आएगी। मैं चिड़ैया विरासत के नाम से एक संस्था पर काम कर रहा था, लगभग दिल्ली शहर में। मैंने 2700 घोंसले बनाकर लोगों के घर में दिए और मुझे गर्व है, मैं खूब गर्व के साथ कह सकता हूँ, अहंकार तो ना दे ईश्वर, लेकिन गर्व के साथ कह सकता हूँ 2000 से ज्यादा घोंसलों में चिड़िया ने अंडे दिए जी उसमें से। हम क्यों नहीं किसी को बचाने की बात कर रहे हैं। गजानन मुक्तिबोध की एक कविता याद आती है कि लिया लिया बहुत अधिक, दिया दिया बहुत कम, मर गया देश जीवित रह गए हम देश को मारने का काम कर रहे हैं। प्रकृति को मारते मारते हमने देश की भौगोलिक सीमाओं को सिकोड़ दिया है। हम राजनीतिक सीमाओं पर तो बात करते हैं, हम इंटरनेशनल वाइडनिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है। दीदी कुंभ की बात कर रही थी, मैं कल एक कथा में गया, भागवत कथा का आजकल सीजन चल रहा है, हर जगह भागवत हो रही, अच्छी बात है, सनातन का प्रचार होना चाहिए। तो मैंने बहनों से पूछा कि आपने ये मटका सिर पे उठाया था, इसके ऊपर नारियल रखा था, इसका मतलब पता है? कहीं से कोई जवाब नहीं था। तो फिर मैंने पूछा कितने लोगों ने उठाया? उन्होंने कहा 351 महिलाओं ने उठाया। 2100 रुपए उन्होंने लिए उसको उठाने के लिए। महिलाएं सुहागिनें अच्छी साड़ी अच्छी चुन्नी करके सिर पे मटका उठाती हैं, उस पे एक नारियल रखा होता है, उस पे पुष्प होता है, वो कई दिन सूखता रहता है, फिर वो नारियल तोड़ के खा जाते हैं और वो मटके का जल अपने घर में ले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा इसके कुछ तो मंतव्य होगा, आपने सिर पे उठाया। और जब उन महिलाओं को नहीं पता चला तो मैंने फिर व्यास गद्दी पर बैठे हुए पंडित जी से पूछ लिया, मैं कहा जी आप ही बता दो इनको जी। तो उन्होंने भी बिल्कुल 2-3 श्लोक बता के मुक्ति पा ली। तो मैंने उन्हें बताया ये जो कुंभ है, जो ये मटका है, ये आजकल तो स्टील का आ गया, पहले ये मिट्टी का बनता था। और ये कुंभ आपका गर्भ है जिसमें पूरी सृष्टि की रचना हो रही है। और नारियल फल जो इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका कहीं बीज नहीं है, कहीं आपको बाजार से नारियल का बीज नहीं मिलता है। यानी कि वो श्री फल है, वो प्रकृति को सतत चलाने वाला फल है। और उसके ऊपर जो पुष्प रखे हुए हैं, ये प्रकृति का प्रसाद है। यानी कि आप श्री फल को, प्रकृति को चलाने के फल को और अपने गर्भ को अपने सिर पे उठा के नारी शक्ति का जो सम्मान है उसको प्रदर्शित करते हुए चल रहे हो, और आपको ये पता नहीं है कि आप करने क्या जा रहे। पूरी प्रकृति आपने सिर पर उठा ली। यानी सृष्टि चल किससे रही है, सृष्टि का बीज क्या है, प्रकृति चलेगी किससे, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। हम सब लोग बात करते हैं 100 रुपए पेड़ काटने की सजा, कमाल हो गया। देश किससे चल रहा है? सबसे पहले समाज सत्ता। अगर आपका समाज में सम्मान नहीं है तो कोई बाहर आपका सम्मान नहीं कर रहा है। फिर धर्म सत्ता जी, जो आपको पढ़ा रहा है, जो अच्छी अच्छी कथा गा रहा है, जो अच्छे अच्छे गाने सुना के नृत्य करते हुए आप इसको सनातन का प्रचार कर रहे हैं, फिर धर्म सत्ता जी। फिर उसके बाद बचती है जी राज सत्ता, जिसका मैं यहाँ पे पार्ट खड़ा हूँ जी। तो मेरे को भी अभी चुनाव हुआ तो थकान हो गई, तो मेरे को कहाँ जाना है, जिम कॉर्बेट जाना है। तो जिम कॉर्बेट जाना है तो बीवी क्या बोलेगी जी, सबसे पहले धर्मपत्नी बोलेंगी कि भाई साहब अपना बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ले लेना, वहां कुछ नहीं मिलता। मैं अपने रिलैक्स करने के साथ साथ वहां गया और 20 पैकेट चिप्स के वहां छोड़कर आ गया जी। बताइए मेरे को सुकून मिला कि नहीं मिला जी साहब। इस अपराध बोध को समझने के लिए और समझाने के लिए न्याय सत्ता, 4 सत्ता मैंने आपके सामने जिक्र किया, समाज सत्ता, धर्म सत्ता, राज सत्ता और न्याय सत्ता। जब न्याय सत्ता इतनी कमजोर है, क्यों नहीं ये कहा जाता कि एक चिप्स का पैकेट आप जिम कॉर्बेट में लेकर जाओगे तो बाहर जिसकी कीमत 20 रुपए है, उस गाड़ी के साथ एंटर होगा तो 120 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपए इसकी सफाई करने को लगेंगे। और चिप्स के पैकेट जिसका जो कवर है, अगले 20 साल में 50 साल में भी वो डिसॉल्व नहीं होता है कहीं। धन्य है आप लोगों को भोजन के बारे में बता रहे। मेरा भी भूख पे ही काम है, रोटी बैंक नाम से एक संस्था चलाता हूँ। मेरा मेन काम भूख का है, और ये लेजिस्लेटिव मेंबर तो मैं ऐसे ही बन गया, बस समाज का काम करते करते। रोटी बैंक के नाम से पिछले 9 वर्षों से 30 लाख लोगों को सम्मान सहित भोजन करवाने का काम बिना किसी डोनेशन और ग्रांट के किया है। और उसमें भी कंटेमिनेशन ना हो। खाकी लिफाफे बनवा के देते थे, लोग कहते थे सिल्वर फॉइल दे दो जी, सिल्वर फॉइल ले लो, लेकिन 3 बार यूज करना पड़ेगा जी। अब सिल्वर फॉइल की कहानी बड़ी अलग है, प्रकृति के खिलाफ,
लेकिन माँ बाप दे के राजी नहीं है कि गीला हो जाता है जी बच्चा। तो